नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती। और आज के टॉपिक में देखने वाले हैं वहाँ महिला प्रेक्षक भर्ती का 45वां वीडियो है, जो कि मॉडल पेपर 2022 का यानी कि 2022 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसी का है। और उसमें से जो सामान्य हिंदी और छत्तीसगढ़ का जो भाषा है उससे संबंधित जो प्रश्न पूछे गए थे, मैं उसी क्वेश्चन को आज बताने वाला हूँ। तो फिर अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को जरूर दबा देना, ठीक है। और इसका पीडीएफ आपको फ्री पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो चलते हैं यहाँ पर वीडियो की तरफ। समय को देखते हुए आप लोग थोड़ा-सा जल्दी-जल्दी पढ़ना, और कोशिश मैं भी कर रहा हूँ कि लगभग एक दिन में 2 वीडियो लाने का। यहाँ पर पहला प्रश्न है, इनमें से कौन-सा शब्द देशज नहीं है? देखो, जो भी बताऊँगा ना एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ बताऊँगा, ठीक है? तो आप लोग अच्छे से समझना। क्या बोला गया है, इनमें से कौन-सा शब्द देशज नहीं है? सही जवाब क्या जाएगा? कन स्तर रहेगा। कन स्तर जो शब्द है वहाँ देशज नहीं है। तो देशज शब्द कौन-सा है? फाटक, चकमक, सॉरी चक-चक, खर्राटा, ये जो इतने भी शब्द हैं वहाँ देशज शब्द हैं। देशज शब्द मतलब होता क्या है कि अपने बीच का जो लोकल शब्द उठा हुआ जो शब्द रहता है उसे देशज शब्द कहा जाता है। जैसे कि झोला शब्द है। झोला शब्द क्या है? ये क्या है अपना देशज शब्द है। लोटा, लोटा भी देशज शब्द है। तो ये जितने भी शब्द रहते हैं वो सभी देशज है, लेकिन यहाँ पर कन स्तर लिखा है वहाँ देशज शब्द नहीं है। दूसरा शब्द है, अतिथि का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो अतिथि शब्द का पर्यायवाची, अतिथि यानी कि जिसके आने का तिथि ना हो उसे अतिथि कहा जाता है। अब यहाँ पे बताना है इनका पर्यायवाची शब्द कौन सा रहेगा? ये 2022 में पूछा गया था, ठीक है? सही जवाब आ जाएगा अभ्यागत रहेगा, उसे कहा जाता है अभ्यागत कहा जाता है। अगला है, शुद्ध शब्द की पहचान कीजिए। यहाँ पर 4 शब्द है। अब इसमें आपको पहचान करना है कि शुद्ध शब्द कौन सा है। जैसे कि सभी में क्या है, अभिषेक है। इसका जो आंसर क्या रहेगा, दूसरा सही आ जाएगा, क्योंकि देखो अभी में छोटा भी आ गया और सेक में रहेगा षटकोण के सा वाला जो रहता है ना, सा का अभिषेक, ये आंसर सही रहेगा। और बाकी में कुछ न कुछ थोड़ा सा अंतर है। अगले है, शुद्ध वाक्य की पहचान कीजिए। अब जैसे कि यहाँ पर क्या था, शुद्ध शब्द है एक ही शब्द में। अब यहाँ पर देखना है शुद्ध वाक्य का। तो वाक्य क्या होता है, पूरी तरह से एक ही शब्द रहते हैं, ठीक है। तो इसका जो आंसर क्या रहेगा, जैसे कि यहाँ पर क्या लिखा है, पहले में उसने उसके गले में एक फूलों की माला डाली, इसका मतलब ये नहीं है। क्योंकि यहाँ पर क्या है, एक फूलों की माला। तो क्या है, जैसे कि ए माला है, अब इसमें एक फूल है, तो एक फूलों की माला, तो ये ऐसा होता है क्या? नहीं होता, तो ये गलत हो गया। दूसरा क्या है, उसने उसके गले में फूलों की माला डाली, ये भी शब्द गलत है। तीसरा क्या है, उसने उसके गले में माला डाली, ये भी गलत है। यहाँ पर डी क्या है, उसने उसके गले में फूलों की एक माला डाली, ये बात सही है। क्योंकि फूलों की माला यानी कि फूलों की बहुत सारे फूल हैं, उसकी माला है, तो उसमें से एक डाली है, यानी कि एक फूलों की, सॉरी फूलों की एक माला डाली है। तो इसका जवाब रहेगा डी सही रहेगा। अगला है, भूपेंद्र में कौन सी संधि है? तो कौन सी संधि है भूपेंद्र में? सही जवाब आ जाएगा गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि ही होता है। देखो, मैंने आपको कहा भी है कि संधि जो है अलग-अलग रहता है। उसमें से थोड़ा-सा, जैसे कि स्वर संधि है, दीर्घ संधि है और वृद्धि स्वर संधि है, यण स्वर संधि है। ये क्या है, स्वर संधि के अंतर्गत एक प्रकार है, ठीक है? तो उसमें क्या होता है कि शुरू से आपको बताया था कि ये संधि में कितना है, 11 शब्द हैं संधि का, है ना? तो उसी में से आपस में एक-दूसरे से कनेक्ट होता है, उसे ही ये जितने भी दीर्घ है, गुण है, वृद्धि है, यण, जितने भी संधि यहाँ पर बनते हैं। जैसे कि यहाँ पर क्या है, भूपेंद्र है, तो मैंने आपको बताया था, जो गुण संधि का सही अगर पहचान करना है, तो क्या होता है कि आ और आ, ये क्या है, स्वर है। तो आ और आ के बाद अगर ई, उ और ऋषि का री, ये जो 4 शब्द है, सॉरी 5 शब्द हैं, ठीक है? कौन से हैं? आ या आ के बाद अगर ई, उ और ऋषि के री आता है, तो ये जो होता है गुण संधि होता है। अब जैसे कि यहाँ पर क्या है, पुरुषोत्तम यानी कि पुरुष धन उत्तम, पुरुष आ रहे हैं, धन उत्तम, यहाँ पर उ आ गए, इसका मतलब ये भी गुण संधि है। सप्त ऋषि, सप्त धन ऋषि, ऋषि की आ रहा है, तो ये भी गुण संधि है। योगेश, योग धन ई यानी कि बड़ा वाला ई, तो ये क्या है, ये भी गुण स्वर संधि है। तो इस तरीके से इसको पहचाना जाता है। अगला है, छत्तीसगढ़ी भाषा की लोक गाथा फूलबासन में किसकी कथा है? आप सभी को पता है कि फूलबासन है एक लोक गाथा है, ठीक है। अब लोक कथा है या गाथा है, इसमें किस चीज का वर्णन होता है? इसका जो आंसर रहेगा सीता और लक्ष्मण का वर्णन है। कैसे वर्णन है, यहाँ पर देखते हैं। कहा जाता है कि जब सीता लक्ष्मण से कहती है कि उन्होंने अपने सपने में फूलबासन नामक एक फूल को देखा है,
तुम मुझे इसी तरह से मेरे लिए मतलब लाओगे, यहाँ पर लाओगे रहेगा, ठीक है। लाओगे तो मैं तुम्हारा उपकार ज़िंदगी भर नहीं भूलूँगी। लक्ष्मण फूलवासन लाने के लिए निकल पड़ते हैं। तो क्या है, सीता का और लक्ष्मण का दोनों का जो संवाद चलते हैं और साथ ही लक्ष्मण का जो फूलवासन लाने की जो कथा है, इन सभी का यहाँ पर चित्रण किया जाता है। अगला है, हिंदी शब्द संयोजक का छत्तीसगढ़ी में अनुवाद होगा। तो संयोजक का छत्तीसगढ़ी में अनुवाद क्या रहेगा? यहाँ पर जिसी के रहता है, ऑप्शन क्या है, झोंगैया है, जोरैया, पठोइया या फिर जो है सिरजन नैया। तो इसका जो आंसर आ जाएगा जोरैया। अब ये क्या है, जोरैया मतलब क्या होते हैं, इकट्ठा करना है ना, इकट्ठा करना होते हैं। तो इसमें क्या बोला है कि जो अगर हिंदी शब्द है संयोजक, तो इसका छत्तीसगढ़ी में अनुवाद होता है जोरैया, यानी कि सभी चीज़ का इकट्ठा करने वाला। तो यही है संयोजक। संयोजक हिंदी में यही होता है ना। अगला है, इनमें से तत्सम शब्द नहीं हैं। तो जैसे कि कर्पूर, दुग्ध, अंगूठी और जो है अटालिका, तो इनमें से तत्सम शब्द नहीं है, मतलब तीसरा आंसर सही रहेगा। तत्सम शब्द मतलब क्या होता है, जो संस्कृत का शब्द होता है उसे तत्सम शब्द कहते हैं, और संस्कृत से निरूपित होकर हिंदी शब्द होता है उसे तद्भव शब्द कहते हैं। तो यहाँ पर जो अंगूठी वहाँ तद्भव शब्द है, और बाकी जैसे कर्पूर है, दुग्ध मतलब क्या होता है, दूध होता है, कर्पूर मतलब कपूर होता है। तो अंगूठी का अगर हम तत्सम शब्द देखें तो क्या आ जाएगा, अंगुष्ठिका रहेगा। अगला है, ऊ, ऊ का उच्चारण स्थान क्या है? तो ऊ और बड़ा वाला ऊ का उच्चारण स्थल कहाँ पर होता है? जैसे कि अपना मुख है, तो ये कहाँ पर होता है? आप खुद एक बार बोल के देखो। इसका जो जवाब रहेगा ओष्ठ्य रहेगा, ओष्ठ्य। यानी कि जिन वर्णों का उच्चारण दोनों होठों से होता है, जिन वर्णों का उच्चारण दोनों होठों से होता है, वे ओष्ठ्य कहे जाते हैं। अगला है, नवरात्र में कौन सा समास है? तो सभी को पता है, आराम से इसको बता सकते हो आप, द्विगु समास है। कैसे पहचाने? इसमें क्या होता है, समास में प्रथम पद और द्वितीय पद चलता है। तो प्रथम पद में अगर संख्यावाची शब्द आता है, इसका मतलब है कि यहाँ द्विगु समास का उदाहरण है। जैसे कि नवरात्र है, पंचमी है, ठीक है, और जो है चौराहा है। तो ये जितने भी शब्द है वह सभी द्विगु समास के अंतर्गत आता है। अगला है, इनमें से तद्भव शब्द है। तो इनमें से तद्भव माने के यानी कि हिंदी शब्द कौन सा है? ये रहेगा फांसी। जैसे कि मरकटी की बंदर है, ये क्या है, तत्सम शब्द है। पुत्रवधू भी तत्सम शब्द है, त्रिगुण भी तत्सम शब्द है, लेकिन तद्भव शब्द अगर की बात आता है तो फांसी आएगा। अब ये बताओ कि फांसी का जो तत्सम शब्द क्या रहेगा? पासिका रहेगा, ठीक है, पासिका इसका तत्सम शब्द है। लेकिन पूछा क्या गया है? तद्भव शब्द पूछा गया है। अगला है, रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद हैं? तो रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद हैं? दो भेद हैं। कौन कौन से हैं? एक सकर्मक क्रिया है और एक है अकर्मक क्रिया है। अगला है, छत्तीसगढ़ी उपन्यास कका के घर के लेखक है। तो छत्तीसगढ़ी उपन्यास एक है जिसका नाम क्या है, कका के घर। तो इसके लेखक कौन है? रामनाथ साहू। रामनाथ साहू इसके आंसर रहेगा, जो कि लेखक है, ठीक है। अगला है, आईना ए छत्तीसगढ़ के लेखक कौन हैं? तो आईना ए छत्तीसगढ़ के लेखक कौन हैं? ये रहेगा शंकर पांडे। दोस्तों जितने भी छत्तीसगढ़ के लेखक हैं, उपन्यासकार हैं, रचनाकार हैं, उन सबको आपको रटना पड़ेगा, है ना? इसमें कोई अगर हम याद करना चाहें तो फिर रट कर ही याद कर सकते हैं इसको, समझ कर याद नहीं कर सकते। अगला है, मानवेतर जीवधारियों में लिंग निर्धारण के लिए किस स्वतंत्र शब्द का प्रयोग किया जाता है? यहाँ पर जैसे कि ओई या माई गोई, कौन सा है? इसका जो जवाब आ जाएगा माई शब्द रहेगा। जैसे कि होता क्या है, एक होता है स्त्रीलिंग होता है और एक होता है पुल्लिंग होता है, ठीक है। तो फिर स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का पहचान होता है, लेकिन कई ऐसे शब्द है जो कि ना तो स्त्रीलिंग होता है ना कि पुल्लिंग होता है, उसे नर है मादा रूप से संबोधित किया जाता है। तो उसी तरीका से यहाँ पर माई जो शब्द है, किसी भी चीज का लिंग का निर्धारण किया जाता है। इसका आंसर सी रहेगा। अगला है, छत्तीसगढ़ कठियाना शब्द में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? तो कौन सा है तद्धित प्रत्यय? जैसे कि एक होता है उपसर्ग और प्रत्यय, तो प्रत्यय हमेशा पीछे लगते हैं। तो कठियाना यानी कि ईयाना, ये आंसर सही रहेगा। कठ धन ईयाना यानी कि कठियाना सही जवाब आ जाएगा। अगला है, अल्प प्राण ध्वनि कौन सी है? काफी इंपॉर्टेंट है और इसे ध्यान से समझना क्या बता रहा हूँ, ठीक है। एक होता है अल्प प्राण होता है और एक होता है महाप्राण होता है। तो अल्प प्राण में इसका जो आंसर आ जाएगा वहां त द न आंसर सही रहेगा। अब इसका पहचान हम कैसे करें? ये जो है हमेशा आधे में रहता है, ठीक है। एक तो कभी कभी पूरा में भी रहेगा या आधे में रहेगा, वो अलग बात है।
जैसे कि क्या होता है ना, ये जो शब्द है अल्प प्राण है, लेकिन अगर न के साथ अगर हलन भी डालते हैं तो भी ये जो है अल्प प्राण कहलाता है। अब हम इसकी पहचान कैसे करते हैं इसको देखते हैं, ठीक है? एक बार खुद करके देखना। अल्प प्राण मतलब होता है कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में अल्प प्राण और महाप्राण हमेशा व्यंजन में होते हैं, स्वर में नहीं होता, ठीक है? तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु की कम मात्रा व कम शक्ति से बाहर निकलती है, उसे अल्प प्राण कहते हैं। जैसे कि हम कोई भी शब्द उच्चारण करते हैं, उसमें वायु का जो बाहर निकलता है वो कम लगता है, तो फिर ये अल्प प्राण आता है, ठीक है? उसी तरीके से महाप्राण, जो कि वायु का जो उच्चारण है वहाँ अधिक लगता है या अधिक शक्ति के साथ वह बाहर निकलता है, महाप्राण है। अब जैसे कि सिंपल से है क, ग, ड, च, ज, य, ट, ड, न, त, द, न, ब, सॉरी ब डबल हो गया, उसके बाद य, र, ल, व, ये जितने भी शब्द है वहाँ अल्प प्राण आता है, क्योंकि ल शब्द बोल रहे तो हवा कितना निकल रहा है, बहुत ही धीमा से निकल रहे हैं। अब उसी तरीके से महाप्राण है तो ख, घ, झ, ज, ठ, ड, थ, ध, फ, भ, स, श और ह। हालाँकि ये शब्द थोड़ा-सा बोलने में मुश्किल जाता है, लेकिन आप इसे रटना है, क्योंकि अगर पूछ दे, हो सकता है कि अगर ठ यानी कि ठठेरक ठ वहाँ कौन-सा है? तो ये महाप्राण है, क्योंकि ठ जैसे हम बोलते हैं तो हवा बहुत ज़ोर से निकलता है, ठीक है? आप जैसे कि ट बोलते हैं तो ट में हवा निकलता है क्या? नहीं निकलता, थोड़ा-सा निकलता है। इसलिए जो है अल्प प्राण और महाप्राण का पहचानने का यही एक तरीका है। अगला है उपकार का विलोम शब्द है, तो उपकार का विलोम शब्द कौन सा रहेगा? अपकार। अपकार ये जो है उल्टा शब्द है। अगला है युग्म शब्द का अर्थ है, तो युग्म शब्द कभी-कभी आता है ना कि दो युग्मों को मिलान करो, तो ये क्या होता है? समान उच्चारित शब्द होते हैं ना, समान उच्चारित शब्द रहता है जिसे मिलाना पड़ता है। अगला है छत्तीसगढ़ी काव्य संग्रह सुरता के चंदन के रचनाकार हैं। तो छत्तीसगढ़ी एक काव्य रचना है जिसका नाम क्या है? सुरता के चंदन। अब इसके रचनाकार कौन है? हरि ठाकुर। हरि ठाकुर इसका आंसर सही रहेगा। अगला है कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? आपको बताना है। तो कौन सा ऐसा शब्द है जो कि भाववाचक संज्ञा नहीं है? सही जवाब आ जाएगा मिठाई। अब देखो यहाँ पर क्या है, चतुराई, यानी कि जो चतुर लोग होते हैं वो चतुराई करते हैं, ये क्या है? भाव है। लड़ाई है तो दो लोग लड़ाई करते हैं, ये क्या है? एक शब्द भाव है। उतराई भी एक भाव है, लेकिन मिठाई एक भाव नहीं है। मिठाई मिठाई ही है, जैसे कि कोई पेड़ा है, ठीक है, ये क्या है? मिठाई है। काजू कतली है, ये क्या है? मिठाई है। लेकिन इसमें अगर भाववाचक शब्द लाना है तो क्या आ जाएगा? मिठास। मिठास जो शब्द है वहाँ भाववाचक है, लेकिन मिठाई शब्द जो है भाववाचक नहीं है। अगला है छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग द्वारा चलाई गई माई कोठी योजना का कार्य है। तो माई कोठी योजना का कार्य क्या है? अब एक शब्द तो आता है जैसे कि छेड़-छेरम चलते हैं, ठीक है? छेड़-छेरा कोठी की धानला हेर हेरा, या छेड़-छेरा माई कोठी की धानला हेर हेरा। इसका मतलब है जो संरक्षण किया गया धान उसको निकालना है, जो अपने घर के छत में रहता है, जैसे छत्तीसगढ़ी में कोठी है ना, तो कोठी में जो इकट्ठा करके रखे उसको निकालना रहता है। तो इसी शब्द है साहित्य का संरक्षण करना है। यानी कि सभी भाषा का अपना-अपना महत्व है। तो उसी तरीके से ठेठ जो छत्तीसगढ़ी है, जिसका ना उड़िया है, ना कोई बंगाली है, ना कोई बुंदेलखंडी है, सिर्फ़ छत्तीसगढ़ी ही है। तो इस शब्द का संग्रह करना ही माई कोठी योजना का कार्य है। और इसमें 7 जो सदस्य हैं, ठीक है? इसमें एक बार बताया था मैं, करंट अफ़ेयर में मुझे याद आ रहा है। इसमें 7 सदस्यों का एक टीम गठित किया गया है। अगला है किस रस को रस का राजा कहा जाता है? तो सभी को पता होना चाहिए, ये रहेगा श्रृंगार रस, और इसके भाव कौन सा है? रति रहेगा। अगला है अनेक शब्दों में एक आशा से बहुत अधिक क्या होता है? तो यहाँ पर क्या है, अनेक शब्दों में एक शब्द है। क्या बोला गया है कि आशा से बहुत अधिक, इसके लिए कौन सा शब्द रहेगा? आशातीत। आशातीत इसका आंसर सही रहेगा। अगला है हिंदी में कारक के कितने भेद होते हैं? तो हिंदी में कारक के कितने भेद होते हैं? 5, 6, 7, 8, सही जवाब आ जाएगा 8 भेद होते हैं। कौन-कौन से भेद होते हैं? यहाँ पर देखते हैं, एक होता है कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। इतने होते हैं 8 भेद। अगला है दोस्तों, ये प्रश्न ना आप लोगों के लिए एक होमवर्क है, तो इसका आंसर में प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताएँ। भले ही यहाँ आंसर गलत क्यों ना जाए, लेकिन आपको बताना है, ठीक है? और इसका अगर आंसर चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल पे जाना पड़ेगा, वहाँ पर जो पीडीएफ है डाउनलोड करके देख सकते हो इसका आंसर सही कौन-सा है। क्या बोला गया है कि द्वंद्व समास के कौन निम्न में से एक प्रकार नहीं है? अब देखो यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्या है कि द्वंद्व समास के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं।
उनमें से एक प्रकार इनमें नहीं है। अब वो कौन सा गलत शब्द है उसको छाँटना है आपको। पहला क्या है? वैकल्पिक है, दूसरा है तुल्य योग है और तीसरा है इतरेत्तर है और चौथा है समाहार है। इन चारों में से जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स पर जाकर ज़रूर कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।